गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग अपना प्रीवियस चैप्टर जो था उसको अपन यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मर्ज होते हैं, है ना। जैसे s के साथ s ऑर्बिटल है, s के साथ p ऑर्बिटल है, या फिर p ऑर्बिटल भी आपस में मर्ज होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, जो ओवरलैपिंग होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड के स्ट्रेंथ को भी शो करता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा ये ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। दो एटम के बीच अगर ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है या ओवरलैपिंग का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। कुछ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे लिखे आ रहे हैं बिटवीन s एंड p ऑर्बिटल्स। पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, नेगेटिव ओवरलैपिंग है, या फिर जीरो ओवरलैपिंग। जैसे यहाँ आप देख रहे हो पॉजिटिव साइन के साथ ये p ऑर्बिटल, इसको अपन बोल रहे हैं पॉजिटिव ओवरलैप। एक s और एक p ऑर्बिटल, सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव ओवरलैप है, इसमें भी पॉजिटिव ओवरलैप है। लेकिन जो लास्ट वाली कंडीशन आपको दिख रही है इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्ट आपस में मर्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन बोली जाएगी द जीरो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये पॉलिंग द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर लगभग डिफरेंट एनर्जी वाले, डिफरेंट शेप वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके अगर हम इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप वाले न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो उनको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर उतने ही होंगे जितने पार्टिसिपेट करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स के होते हैं। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्वलेंट इन एनर्जी एंड शेप, मतलब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी और उनका शेप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड। स्टेबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव नेचर के होते हैं। Some important conditions for hybridization: orbitals present in the valence cells of the atoms are hybridized, यानी वैलेंस सेल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे। The orbits undergoing hybridization should have almost equal energy, लगभग उनकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेंशियल, इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन इसमें इसेंशियल नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन प्रमोटिंग की कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो, ये सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अपन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ अपने पास है एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्लियर है कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होंगे और टोटल 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अपने पास एक एग्जांपल है BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड। इसमें आपको पता है सेंटर एटम पे कौन है बताओ, बोरोन, और उसके साथ ये अपने पास जुड़े हैं 3 क्लोरीन एटम। इस वाले हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन सी होती है बताओ, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल जो है बेटा वो है 120 डिग्रीज। अगर हम इसका एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स देखें तो भी आप देख रहे हो यहाँ पे सेंटर पे बोरोन है और ये क्लोरीन के साथ इस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। पॉजिटिव ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे दूसरा, और ये टोटल मिला के 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सेंटर एटम बोरोन विथ क्लोरीन एटम। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बताओ, देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू थी अपने पास यहाँ पे वो हो जाएगी 120 डिग्री। और ये ज्योमेट्री आपको पता ही है कौन सी हो जाएगी बताइए, प्लेनर ज्योमेट्री। इन केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें और अमोनिया की बात करें तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। H2O मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो होता है एंगुलर या फिर बेंट शेप,
है ना, जिसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है 104.5 डिग्री। वाइल इन केस ऑफ अमोनिया उसमें है ना एक लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं सेंटर एटम के साथ। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन का टाइप होता है sp3, राइट, लेकिन ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, वहां पे अपन बोलेंगे पिरामिडल शेप। जैसे वही वापस स्टार्टिंग से sp3 हाइब्रिडाइजेशन और फर्स्ट एग्जांपल है अपने पास CH4 यानी कि मीथेन, है ना। अच्छा, इस वाले हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल का परसेंटेज कितना बेटा, देयर इज 25% s कैरेक्टर्स होते हैं। और टोटल मिला के यहाँ पे सेंटर एटम के साथ चारों के चारों बॉन्ड पेयर बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पास मीथेन है, आपको पता है कि मीथेन के अंदर सेंटर एटम कार्बन है और इसके साथ में जुड़े हुए हैं ये 4 हाइड्रोजन एटम, और ये है बेटा बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109.5 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये यहाँ पे बॉन्ड एंगल की वैल्यू है पर्टिकुलर मीथेन वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें sp3 और सेंटर एटम के साथ चारों के चारों यहाँ बॉन्ड पेयर हैं, कोई लॉन पेयर इसमें अवेलेबल नहीं है सेंटर एटम के साथ। इस टाइप की ज्योमेट्री को अपन सिमेट्रिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं क्योंकि लॉन पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं होता। वाटर मॉलिक्यूल की जो बात चल रही थी उसमें आपने देखा था, ये तो ज्योमेट्री अपने पास फिर से वही है मीथेन की, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी, चारों के चारों यहाँ पे बॉन्ड पेयर हैं। इसमें sp3 के अंदर एक s ऑर्बिटल और p के जो तीनों ही ऑर्बिटल्स होते हैं px, py और pz, ये सारे ही यहाँ पे हाइब्रिडाइज होते हैं। और कौन सा हाइब्रिडाइज स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देन स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अमोनिया जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या होगा बताओ, वैलेंस शेल का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 फॉर नाइट्रोजन एटम, राइट। 3 2 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल। ग्राउंड स्टेट में हम अगर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2s2। अब p में जो 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन x में है, एक इलेक्ट्रॉन py में और एक इलेक्ट्रॉन pz, क्योंकि तीनों ही सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं अनपेयर्ड कंडीशंस के अंदर। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। द फोर्थ वन, these 3 hybrid orbitals overlap with 1s orbital of 3 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के पास होगा अपना s ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के ये जो px, py और pz है वो 3 p ऑर्बिटल हो गए जो 3 हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फॉर्म करेंगे। द मॉलिक्यूल thus get distorted due to the more repulsion between lone pair and bond pair। डिस्टॉर्शन का मतलब उसका ज्योमेट्री जो है वो सिमेट्रिकल ना होकर के अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री बन जाएगी, क्योंकि सेंटर एटम के साथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट हो गए हैं। तो वहां पे रिपल्सन होगा बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, सो ज्योमेट्री इज पिरामिडल इन शेप फॉर अमोनिया मॉलिक्यूल। ये H2O मॉलिक्यूल के हमने पढ़ा था कि इसमें बैंक्ड या एंगुलर शेप की ज्योमेट्री होती है, हाइड्रोजन और ये है यहाँ पे सेंटर एटम ऑक्सीजन। 2 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 2 बनेंगे हम यहाँ पे लॉन पेयर्स, है ना। और ये हो जाएगा बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। ये आपको पता ही है अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें सेंटर एटम नाइट्रोजन है और यहाँ एक लॉन पेयर है और 3 क्या होंगे, 3 आर दी बॉन्ड पेयर। 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर मिलेंगे अपने को, ये देखिए, है ना। और इसकी जो ज्योमेट्री है अमोनिया मॉलिक्यूल की वो पिरामिडल शेप की हो जाएगी, जबकि दोनों ही अंदर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी होगी बताइए, दैट इज sp3 hybridization। Some other example of sp3, sp2 and sp hybridization, जैसे अगर हम बात करें इथेन C2H6 मॉलिक्यूल, इथेन के अंदर आपको पता है जो कार्बन है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड और साथ ही साथ यहाँ पे हरे कार्बन के साथ
जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन एटम। तो सेंटर वाला जो कार्बन है यहाँ पे अभी भी आप देख रहे हो कि 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, इधर वाले हाइड्रोजन एटम के साथ भी 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो कुल मिला के ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है इथेन वाले मॉलिक्यूल में वो कौन सा वाला होगा, देयर इज sp3। अच्छा एक और चीज, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अलावा इथेन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है बेटा 154 पिकोमीटर, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 109 पिकोमीटर। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच की तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो 1.54 एंगस्ट्रम भी बोलते हैं अपन, या फिर 154 पिकोमीटर, एंड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इट इज 109 पिकोमीटर। ठीक है, देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें अगर हम, इथीन C2H4 इज इथीन मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको अगर आप स्ट्रक्चर में देखते हो तो कार्बन कार्बन के बीच बनेगा डबल बॉन्ड और रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट कार्बन एटम। तो अब आप देख रहे हो इस कार्बन के साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म हो पाएंगे, जिसमें ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, डबल बॉन्ड में आपको पता है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम आर 3 सिग्मा बॉन्ड, and due to presence of 3 sigma bond there is sp2 hybridization। और इसकी ज्योमेट्री वही होगी जो sp2 के लिए अपन लिखते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी वही 120 डिग्री। ये स्ट्रक्चर अपने पास में है इथीन के लिए जो आप देख रहे हो यहाँ पे, कार्बन के बीच में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ 2 ही कार्बन यहाँ पे मिलेंगे आपको इस वाले कार्बन के साथ में। ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है इथीन का, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, और एक जो पाई बॉन्ड बनेगा उसको भी अगर अपने यहाँ शो करते हैं तो इस प्रकार से वो लेटरल या कोलैटरल ओवरलैपिंग हो जाएगी, जिससे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई को इन्होंने यहाँ पे अलग से रख रखा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उनको हमने पहले ही समझ लिया था कि एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और इधर रिमेनिंग ये हाइड्रोजन एटम। तो कहने का मतलब इस वाले कार्बन के साथ में टोटल मिलाकर के 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। sp हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन मॉलिक्यूल C2H2, ये है अपने पास इथाइन मॉलिक्यूल, इसमें कौन सा हाइब्रिड स्टेट बनेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे है ना कार्बन के साथ में केवल 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे एक हाइड्रोजन के साथ, और इधर जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है उसमें आपको पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 कौन से बनते हैं, पाई बॉन्ड। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स, एंड दैट्स व्हाई sp हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। और आपको पता है जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी लिखते हैं अपन, 180 डिग्री, और जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की वो होती है लीनियर शेप, राइट, लीनियर स्ट्रक्चर होता है अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये इथाइन का ऑर्बिटल डायग्राम जो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन, ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा, इधर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एंड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन अपन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड शो करते हैं, उसमें से एक क्या बनेगा बताओ, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना, जो इन्होंने यहाँ पे ये PP एक्सियल ओवरलैपिंग से शो कर रखा है, और 2 जो पाई बॉन्ड बनेंगे वो p ऑर्बिटल के आपस में कोलैटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होंगे। तो अपने को तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड को देखना होता है, तो इस कार्बन के साथ 1 एंड देयर इज 2 सिग्मा बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बन जाएगा बेटा, sp, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री एंड द ज्योमेट्री इज लीनियर। ओके, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल, इसके पहले जो एग्जाम्पल हमने पढ़े उसमें sp, sp2 और sp3 जो था
उसमें ओनली s और p ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व हो रहे थे। अगर हम s p के साथ d ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व करते हैं तो हाइब्रिड स्टेट होगी। तो जैसे अपने पास एग्जांपल है यहाँ पे PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसमें हाइब्रिड स्टेट मिलेगा अपने को sp3d हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, टोटल मिला के 5 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होने वाले हैं, है ना। द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल्स आर comparable to those of 3s and 3p as well as 4s and 4p orbital. Therefore, the hybridization involving either 3s, 3p and 3d or 3d, 4s and 4p, कहने का मतलब इन ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में कंपेरेबल होती है, इसलिए ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनता है। स्क्वायर प्लेनर बनेगा अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। स्क्वायर पिरामिडल बनेगा अगर sp3d2 है, जिसे अपन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। और ये ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ है इसे यहाँ पे sp3d2, सेम कंडीशन d2sp3, इसके लिए भी ऑक्टाहेड्रल ही बोला जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ PCl5, PCl5 में वही सेंटर एटम है फॉस्फोरस और इसके साथ 5 क्लोरीन जुड़ेंगे। इसकी ज्योमेट्री से पहले अगर हम बात करें इसका रफ स्ट्रक्चर, ये फॉस्फोरस, इसके साथ में जोड़ने अपने को ये 5 क्लोरीन। तो आप देख रहे हो सेंटर एटम क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा। तो 5 सिग्मा बॉन्ड अगर सेंटर एटम के साथ बनेंगे तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कैसे निकालेंगे अपन, टोटल है 5 सिग्मा बॉन्ड, तो एक तो हो जाएगा s ऑर्बिटल, p में अपने पास होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो 3 और 1 4 ही हुआ ना, अभी तो अपने को 5 चाहिए, तो इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल लाना पड़ेगा आपको, d ऑर्बिटल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सो द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, और इस केस में जो ज्योमेट्री होगी उसको बोलेंगे अपन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, समथिंग कुछ ऐसा वाला। देखो PCl5 में ये जैसे अपन एक ट्राइगोनल बनाएंगे, सेंटर पे रखेंगे अपन फॉस्फोरस 1, 2 और ये 3 क्लोरीन आपको ऐसे जोड़ने हैं, और फिर ये 5 चौथा और ये 5वां बॉन्ड कुछ इस प्रकार से अरेंज किया जाएगा। ये ज्योमेट्री बोली जाती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ऑफ phosphorus pentachlorides. Same as formation of sulfur hexafluoride. सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सेंटर एटम है अपने पास सल्फर, और सल्फर का जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो है 3s2 3p4, और ये वैकेंट d ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम यहाँ से इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को 3d के अंदर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो टोटल मिला के अब आप देख रहे हो कि जो फ्लोरीन सल्फर के साथ पेयर करने के लिए आएगा उसको यहाँ से एक s ऑर्बिटल अवेलेबल हो रहा है, 3 यहाँ से p ऑर्बिटल अवेलेबल हो रहे हैं ना, ये देखो 3 p हो जाएंगे sp3, और d से कितने ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे अपने को, 2। सो इट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कौन सी होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसे अपन स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड में हमने समझा कि सेंटर एटम पे है सल्फर। अगर आप रफ स्ट्रक्चर से समझना चाहो तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही अपने को क्या जोड़ने हैं, फ्लोरीन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे हम 6 फ्लोरीन को जब इसके साथ बॉन्डेड फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ टोटल मिला के 6 सिग्मा बॉन्ड बनने वाले, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो अपन लिखेंगे 1 s 3 p और 2 d ऑर्बिटल्स इसमें हाइब्रिडाइज होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप समझना चाहो तो 3s 3p ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सल्फर का। एक्साइटेड स्टेट में इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आपने d में ट्रांसफर कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। अब यहाँ पेयरिंग करने के लिए जब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो एक s ऑर्बिटल अवेलेबल है, 3 p ऑर्बिटल अवेलेबल है एंड 2 d ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। सो अ टाइप इज sp3d2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कंबाइंस होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी दो टाइप के होते हैं। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम की अगर हम बात करें तो बॉटम से हाई की ओर जाने पर एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। तो इस साइड अपने पास है एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर भी कौन है अपने पास, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एओज यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी क्या होती है, लो होती है। लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उनको अपन बोलेंगे BMO, मीन्स ये होते हैं लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एंड रिमेनिंग हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैव हायर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी हायर है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे बताओ, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शॉर्ट में कहीं कहीं AMO भी लिखा होता है, ABMO भी लिख सकते हैं अपन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर होती है। तो आपने देखा कि दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है दे आर नोन एज BMO, एंड जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर है दे आर कंसिडर एज ABMO। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे इन एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉल्ड a bonding molecular orbital, and pi MO is formed by the subtraction of atomic orbital called anti-bonding molecular orbitals। जो फॉर्मूला होगा इसका यहाँ पे आप देख रहे हो वही एनर्जी लेवल डायग्राम है। नीचे से अगर हम अपर साइड में जाएंगे तो एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। लोअर एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको अपन बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, और जो हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं दे आर नॉन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब अपन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे बताओ, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विच आर नॉन एज BMO। तो पहले आपको इलेक्ट्रॉन BMO में फिल करने हैं, उसके बाद जब यहाँ पेयरिंग हो जाएगी तो जो अगले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पहुंच जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इन BMO इज लोकेटेड बिटवीन द, जो BMO में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में पहुंचता है तो उसकी स्टेबिलिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज सिग्मा एंड पाई एंड एटसेट्रा। देखो जो लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कम एनर्जी वाले हैं ना, जैसे हम बात करें 1s और इधर भी अपने पास है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे ये BMO और ये ABMO, राइट। तो इसको लोअर एनर्जी वाले को जैसे हमने लिखा सिग्मा 1s ऑर्बिटल्स, और वो जो हायर एनर्जी वाले उसके लिए क्या नोमेनक्लेचर आएगा, सिग्मा स्टार 1s। ऐसे अगर हम 2s और 2s ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे तो फिर से वही लोअर एनर्जी वाले को बोलना पड़ेगा 2s या सिग्मा 2s, और हायर एनर्जी वालों का नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा 1s और 1s से कॉम्बिनेशन से सिग्मा 1s बना है। जो लोअर एनर्जी वाले उनके लिए क्या लिखा जाएगा, सिग्मा 1s, और हायर एनर्जी वाले जो उनके लिए यहाँ पे आपको दिखेगा सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। सेम एज अगर 2s की बात करते तो भी सेम होता, और अगर p आ जाता तो ये सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, राइट ना। कुल मिला के जो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं हायर एनर्जी वाले उनके ऊपर आपको स्टार मार्क लगाना पड़ेगा हायर एनर्जी के कारण। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे लोअर एनर्जी ये सिग्मा 1s बेस पे है, बॉटम पे। अब इससे ज्यादा यहाँ पे लिखा है सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर वापस सिग्मा स्टार 2s, यानी जो स्टार मार्क वाले ऑर्बिटल हैं वो सारे के सारे कौन से बताओ, दे आर ABMO, है ना, हायर एनर्जी वाले। फिर सिग्मा 2pz, उससे ज्यादा एनर्जी वाले हैं पाई 2px और पाई 2py, इनकी एनर्जी सेम होती है
फॉर मॉलिक्यूल्स बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें थोड़ा सा ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ये जो एनर्जी का ऑर्डर दे रखा वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए अवेलेबल होता है। और अगर हम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसमें सिग्मा 2pZ की लोकेशन चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जितने इलेक्ट्रॉन एन बी का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन BMO और Na का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। इन दोनों का डिफरेंस करके अगर हम हाफ करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी अपने को? बॉन्ड ऑर्डर। किसी भी स्पीसीज या मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड एनर्जी जिसे अपन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं वो भी उतनी ज़्यादा होगी। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, और जो बॉन्ड लेंथ होगा वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बॉन्ड लेंथ ये लिखा देखो, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। जस्ट बॉन्ड लेंथ ही इसका रिवर्स चलेगा, बाकी सब के सब इसके प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालेंगे? तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें लास्ट में जब अपन इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और अगर अनपेयर्ड कंडीशन है वहां पे, तब अनपेयर्ड से क्या याद करना आपको? पैरामैग्नेटिक नेचर। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है वहां पे तो वो क्या बन जाएगा? डायमैग्नेटिक कंडीशन। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉर्मली फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, इनके साथ ही फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एटम दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड, आप देख रहे हो HF, ये एक और HF मॉलिक्यूल है। ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको वो इस साइड फ्लोरीन के साथ और इस साइड भी फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है। तो अब यहाँ पे इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जो नया बॉन्ड बन जाएगा उसको अपन क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में जब H बॉन्ड फॉर्म होगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है ना, जैसे HF का एग्जांपल दिया हुआ है, अल्कोहल है, वाटर है, इन सब केसेस के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा उसको अपन बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। और इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल्स के दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, जैसे हम बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये है अपने पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर। तो इस बार आप देख रहे हो यहाँ हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन, इसके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, या इसके आसपास दूसरा और कोई भी मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर में अपन क्या करते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, फिर ये आ गया अपने पास दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर आप H बॉन्ड फॉर्म करते हो तो उसको बोलेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर है जिसमें ये H बॉन्ड आपको जो शो किया जा रहा है उसका टाइप कौन सा बन जाएगा? इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में बन रहा है। तो ये अपना चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास का। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको वापस। अगली क्लास में अपन वापस नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।